Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the chapter 9 of your NCERT, that is light, reflection and refraction. Since ये NCERT का पहले का PDF है तो इसमें बस चैप्टर नंबर में डिफरेंट मतलब लिखा हुआ है अलग, बट जो ओवरऑल कंटेंट है इट्स ऑल सेम. तो जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. हम सबसे पहले चैप्टर का नाम समझ लेते हैं. तो लाइट इज़ द बेसिक मीडियम जो हमें जिसकी वजह से हमें सारी चीज़ें विजिबल होती है. सो दैट इज़ लाइट मतलब किसी भी रे का हम पाथ स्टडी करेंगे. ठीक है, तो वो जो इंसिडेंट रे होती है, जो चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम सब कुछ देख पाते हैं, दैट द मीडियम इज़ लाइट. देन वी हैव नो नॉट द मीडियम इज़ लाइट, मीडियम तो अलग अलग होते हैं. देन वी हैव रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ये दो अलग अलग तरीके के फिनोमेनाज हैं जो लाइट के पाथ के बारे में बताते हैं. ठीक है, वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस. हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन द डार्क रूम. ऑन लाइटनिंग अप द रूम द थिंग्स बिकम विजिबल. वॉट मेक्स थिंग्स विजिबल? ऐसा क्या है जिससे चीज़ें हमें दिखती हैं? ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट. एक ऑब्जेक्ट क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है दैट फॉल्स ऑन इट. जैसे कि ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट का सरफेस है और ये लाइट यहाँ पर आई है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो देख रहा है. तो ये इंसिडेंट रे जो है जब ये एक ऑब्जेक्ट पे फॉल करके रिफ्लेक्ट होती है और ऑब्जर्वर की आइज़ तक जाती है, तब ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर देख पाता है. ठीक है, तो एज ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. जैसे ही ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो उस पर गिरती है, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज इनेबल्स अस टू सी थिंग्स. वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट. देखो, हम जानते हैं कि हमारे पास 3 तरह के मीडियम होते हैं. एक होता है ट्रांसपेरेंट, देन वी हैव ट्रांसलूसेंट एंड देन वी हैव ओपेक. ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट के केस में क्या होता है, हमें उस ऑब्जेक्ट के, जो भी ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है उसके आर पार हम साफ साफ देख पाते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है वो पॉसिबल होता है. जैसे कि यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, द लाइन हेयर रिटन इज वी आर एबल टू सी थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम एज द लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट. कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वो हमें इस तरफ भी दिख सकती है, इस तरफ भी दिख सकती है, इधर इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, हर जगह से हम कहीं से भी देखें उस ऑब्जेक्ट के आसपास, तो जो लाइट होगी वो हमारी आइज़ तक रिफ्लेक्ट होकर ज़रूर आएगी, इसलिए हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा. ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, कम रिफ्लेक्शन शो कर पाता है ऑब्जेक्ट. और ओपेक में क्या होता है कि बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं होती, तभी हमें ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो है वो दिखते नहीं हैं. जैसे अगर यहाँ पे एक वॉल मैं लगा देती हूँ, तो इधर एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो इधर कोई है और इधर कोई है, तो दो लोग एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना नहीं होगा. ठीक है, ओके. देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमेनाज एसोसिएटेड विद लाइट की वजह से बहुत ब्यूटीफुल फिनोमेनाज भी होते हैं. जैसे कि इमेज फॉर्मेशन होता है मिरर्स के थ्रू, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन. ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ोगे इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में. ठीक है, देन वी हैव अ स्टडी of the properties of light helps us to explore them. By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in straight lines. तो जैसे हमने ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ जो भी हमने फिनोमेनाज ऑब्जर्व किए लाइट के, उससे हमें ये समझ में आया कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन्स में ही ट्रैवल करती हैं. The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object points to this straight line path usually indicated as a ray of light. अब क्या होता है कि कोई भी एक पॉइंट सोर्स होता है लाइट का, उससे किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट की बहुत शार्प शैडो बनती है. इससे हमें ये समझ में आता है कि लाइट जो है वो रेस के फॉर्म में ट्रैवल करती है. उनको हम रेस के फॉर्म में ट्रैवल करा हुआ कहते हैं.
If an opaque object on the path of light becomes very small, light has tendency to bend around it, not walk in a straight line. तो अगर कोई opaque object होता है और वो बहुत ही ज़्यादा small होता है तो light जो है वो straight line में travel करने की जगह थोड़ा bend हो जाती है. An effect known as the diffraction of light. Then straight line treatment of optics using ray fails to explain phenomena such as diffraction. तो ये जब हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं ऑप्टिक्स वगैरह में, ये सारे फिनोमिनाज जो है ये फेल हो जाते हैं इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन. लाइट इज थॉट ऑफ एज अ वेव. लाइट जो है उसको हम एक वेव मानते हैं. द डिटेल्स ऑफ विच यू विल स्टडी, ये मोर टू नो है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आज सच नहीं होते हैं. ठीक है, ये बस ऐसे आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है तो हम बस इसे रीड कर रहे हैं. अगेन, at the beginning of 20th century it became known that the wave theory often, ये इतना कुछ है नहीं वैसे, इसमें बस यही बताया हुआ है कि जो वेव्स होती हैं, वेव्स आपको पता ही होगा जैसे हम पानी की लहरें कहते हैं, ऐसे इट इज़ कंसिडर्ड कि लाइट जो है वो भी एक तरह की वेव है. तो 20th सेंचुरी में हमें वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में पता चलता है. ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर एंड लाइट बिहेव्स समवॉट लाइक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स. तो कैसे लाइट स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है, सारी चीज़ें वेव थ्योरी के बाद समझ में आती हैं. दिस कन्फ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट कंटिन्यूड फॉर सम ईयर्स. तो कुछ सालों तक जो है लाइट के नेचर के बारे में पता नहीं चलता, लोग इसके बारे में रिसर्च करने में लगे रहते हैं, कन्फ्यूजन रहती है. टिल मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जब तक मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, एक थ्योरी है लाइट के लिए जो आई गई थी, ये नहीं आई, in which light is neither a wave nor a particle. The new theory reconciles the particle properties of light with the wave nature. Basically इतना important नहीं है, ये बस आपको ये बताते हैं कि जो लाइट होती है वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करती हैं. लेकिन ऐसा आपको भी समझ में नहीं आएगा, ये यूजुअली आप 11th में पढ़ोगे, तो आप 11th में ये लाइट के बारे में नहीं, ये आप जनरली वेव्स के बारे में पढ़ोगे. तो एनीवेज ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने बस रीड करने के लिए पढ़ा है, आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं. बाकी इस चैप्टर में हम फिनोमेना पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का ऑफ लाइट यूजिंग स्ट्रेट लाइट प्रोपगेशन ऑफ लाइट. यूजिंग स्ट्रेट लाइट प्रोपगेशन ऑफ लाइट मतलब हम पूरे चैप्टर में यही मान के चलेंगे कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइट स्ट्रेट लाइट में ही चलती है. और जब वो बेंड हो जाती है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से अवे, जब वो स्मॉल होता है तो स्ट्रेट की जगह वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है लाइट अपने नॉर्मल मीडियम में ही, तो उस केस में आता है हमारा डिफ्रैक्शन. बट हम डिफ्रैक्शन के केसेस इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ हम हमेशा स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ही पढ़ेंगे. लाइट का प्रोपगेशन मतलब लाइट का ट्रैवल करना, तो स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन मतलब लाइन का सीधे सीधे ट्रैवल करना एक सीधी लाइन में. दीज बेसिक कॉन्सेप्ट विल स्टडी सम ऑफ ऑप्टिकल फिनोमेना इन नेचर. कुछ ऑप्टिकल फिनोमेनाज होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि स्पेक्टिकल्स होते हैं, रेनबो फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे कुछ फिनोमेनाज होते हैं जो आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल्स पर, फिनोमेना पर बेस्ड होते हैं. तो इस वजह से हम इसको ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रियल लाइफ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो अब हम पढ़ने वाले हैं लाइट की प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन की. अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज अ मिरर. तो बेसिकली कोई भी हाईली पॉलिश्ड जो भी सरफेस होता है, जैसे कि एक मिरर होता है, रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट. ज़्यादातर जो भी लाइट उस पर फॉल कर रही होती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब दूसरी डायरेक्शन की तरफ भेज देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है. ये आपने 8th में भी पढ़ा होगा, इन मतलब छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. यू ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आपको पता ही है, इसको हम रिकॉल करेंगे. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मैं आपको एक बार और ये बता देती हूँ, जैसे जो हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन बेसिकली होता है जब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ स्मूथ सरफेस. ठीक है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन बेसिकली. अभी तो ये मैंने एक मिरर लिया है, ठीक है, तो इसको ये हमने लिया है प्लेन मिरर.
क्या लिया है, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में एक लाइट फॉल करी। अब वो जो लाइट फॉल जो करी है, फिर एक यहाँ से उसने लाइट को रिफ्लेक्ट किया प्लेन मिरर ने। तो जो लाइट इस पर फॉल करी है, इस लाइट का नाम होता है, इस रे को हम बेसिकली कहते हैं, जो रे इस पर फॉल करी है इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और इस सरफेस ने इस रे को रिफ्लेक्ट करके इस तरफ भेज दिया, इस डायरेक्शन में भेज दिया, इस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब और क्या होता है, ये जो इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये बेसिकली हम यहाँ पे जो प्लेन होता है, ये जो हमारा प्लेन है, जैसे यहाँ से इंसिडेंट रे आई, अब यहाँ इंसिडेंट रे भी हटा देते हैं। जैसे ये जो हमारा सरफेस है, ये जो हमारा सरफेस है, एक सेकेंड, ये वाला जो हमारा सरफेस है, इस वाले सरफेस का अगर मैं 90 डिग्री बोलूँ तो वो ये वाली लाइन होगी, क्योंकि इससे इधर भी 90 डिग्री है, इससे इधर भी 90 डिग्री है। तो बेसिकली जो हमारा प्लेन होता है उसके साथ हम 90 डिग्री एक नॉर्मल लाइन अज्यूम करके चलते हैं, जिससे हम काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मिरर की और रेस की एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इसलिए जब भी कोई भी लाइट रे फॉल करती है तो वो कितना उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो हम मेजर करते हैं उस 90 डिग्री से। जैसे कि यहाँ पे आई इंसिडेंट रे आई आर। अब यहाँ पे ये नॉर्मल रे है, नॉर्मल के साथ इसने लेट्स सपोज एंगल बनाया आई। ये जो एंगल आई है, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। इसका मतलब इंसिडेंट रे भी वही जब जाएगी तो वो भी उतना ही एंगल बनाएगी नॉर्मल वाली लाइन से, जो प्लेन के नॉर्मल है, आपके जो मिरर के नॉर्मल है उससे उतना ही एंगल बनाएगी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाएगी। तो ये होता है हमारा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों सेम होता है। इससे पहले शायद मैंने रिफ्रैक्शन बोल दिया था, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, जहाँ पे आर स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि ये आपका मिरर है, ये नॉर्मल टू द मिरर है, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो उन्होंने क्या बोला, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर, ये जो नॉर्मल वाली लाइन है ये वाली लाइन, और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये इंसिडेंट रे आके मिरर पे स्ट्राइक करती है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के ऊपर है, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है ये सारी सेम प्लेन में है। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है हमारा सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में ही लाई करते हैं। क्योंकि आप देखो ये ऐसे हो रहा है, तो ये सेम, ये एरोज डायरेक्शन बता रहे हैं कि लाइट रे कहाँ आई और कहाँ पे फिर गई, ठीक है। तो ये एक ही तो प्लेन के अंदर सारा काम हो रहा है, तो इसलिए सेम प्लेन यहाँ पे उन्होंने बोला है, ठीक है। दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो लॉज है रिफ्लेक्शन के, आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल मिरर्स, इंक्लूडिंग स्फेरिकल सर्फेसेस। तो प्लेन सरफेस पे भी ये काम होता है, और अगर मैं सरफेस को ऐसे स्फेरिकल कर दूँ, ऐसे कर दूँ, तो भी ये काम रिफ्लेक्शन के लॉज जो है वो फॉलो होंगे। यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, हम जानते हैं प्लेन मिरर इमेज बनाता है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज, अब प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। बेटा देखो, ज़्यादातर क्या होता है ना कि सबको लगता है कि एनसीईआरटी में जो रिफ्लेक्शन पढ़ाया हुआ है वो ज़्यादातर स्फेरिकल मिरर्स के लिए पढ़ाया हुआ है, और जो मिरर के इमेज फॉर्मेशन बताई है वो भी स्फेरिकल मिरर के लिए बताई है। तो अगर प्लेन मिरर पे सवाल आते तो उन्हें लगता है इट इज़ आउट ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि वो ये स्टार्टिंग वाला ये जो इंट्रोडक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला ज़्यादातर इसे इग्नोर कर देते हैं और यहाँ से टॉपिक पढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ से बेसिकली ये रे डायग्राम्स है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको लगता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई टॉपिक जा रहा है, इस वजह से
एक तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ो, दूसरा एनसीईआरटी में प्लेन मिरर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, उन्होंने पहले ही बताया हुआ है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सारे रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस के लिए, जैसे कि स्फेरिकल मिरर भी होता है। फिर आपका जो प्लेन मिरर है वो उसकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में हमें पता है। अब ये कैसी इमेज फॉर्म करता है, तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब इमेज हमें दिख रही है लेकिन वो असली में नहीं बन रही, मतलब उस सरफेस के रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बन रही है, तो उसको हम वर्चुअल इमेज। बेसिकली क्या होता है, मिरर के पीछे अगर कोई इमेज बन रही होती है तो उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, और अगर मिरर के आगे कहीं पे इमेज बन रही होती है तो उसको रियल इमेज बोलते हैं। तो वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे, इरेक्ट मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो सपोज ऐसा है, अब मैंने यहाँ पे प्लेन मिरर रख दिया, अब यहाँ पे इसकी मुझे एक वो बनानी है, इमेज बनानी है, तो अब ये इमेज बनी। एक तो इन दोनों का साइज सेम होगा, ठीक है। अगर आप भी शीशे में अपने आप को देखते हो तो जैसे आप दिखते हो, जो आपका साइज़ है शीशे में वही तो दिखता है, जो प्लेन मिरर होते हैं, बेसिकली डिफरेंट टाइप के शीशे नहीं, जो मिरर्स जो है जो प्लेन मिरर होते हैं वो वाले। तो वर्चुअल मतलब कि यहाँ पे एक तरह से ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट की इमेज है। अब ये इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है, तो ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेजेस बोलते हैं, ठीक है। आगे जाके आपको वर्चुअल का मतलब और अच्छे से बताऊंगी। और इरेक्ट का मतलब सीधा, कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है और इसकी इमेज उल्टी बनती है तो इसको हम कहते हैं इनवर्टेड, ठीक है। क्या कहते हैं, इनवर्टेड। तो हमेशा प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, याद कर लो। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज भी उतना ही होता है जितना ऑब्जेक्ट का होता है। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो जैसे कि यहाँ पे इमेज है, तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये अगर यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूर है तो जो इमेज बनेगी वो भी मिरर से 1 सेंटीमीटर दूर ही होगी। तो मिरर से अगर, तो जितना मिरर से आगे ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी ही मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है। यही उन्होंने बोला है कि जितनी इमेज जो है वो बनती है मिरर के पीछे उतना ही उसका डिस्टेंस होता है आगे जो ऑब्जेक्ट रखा होता है, वो दोनों डिस्टेंस सेम होता है। फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, फर्दर जो है ये लेटरल इन्वर्जन शो करते हैं। जो हमारे प्लेन मिरर्स होते हैं उनके रिफ्लेक्शन की वजह से जो जब वो इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो हमें एक लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी जो है वो देखने को मिलती है। अब लेटरल इन्वर्जन और जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड है, तो इमेज लेटरली इन्वर्टेड है और लेटरल इन्वर्जन का फिनोमेना वो शो कर रही है इमेज। तो ऐसा क्या होता है, मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बी, तो अब ये बी बीटा बन गया बी, ठीक है। अब ये जो मैंने सिंपल बी लिखती हूँ, फिर लेफ्ट हैंड से बनाना पड़ेगा। अब ये जो मैंने बी बनाया है, अगर मैं इसकी इमेज शीशे में बनाऊंगी तो ये कुछ ऐसे बनेगा। इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। इमेज बनी वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर ही बनी है, ठीक है। इरेक्ट मतलब सीधी भी बनी है ना। अगर मैं बनाती हूँ एफ, तो एफ ऐसा बनेगा, तो इरेक्ट तो बनी है इमेज, है ना। अगर ऊपर यहाँ पे इसका ऊपर ऐसे है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे वर्टिकल है, तो इधर भी ऊपर हॉरिजॉन्टल है, इधर भी नीचे वर्टिकल लाइन है, लेकिन वो लेटरली उल्टी हो रखी है, मतलब लेटरल तरीके से इन्वर्टेड हो रखी है, इसलिए लेटरल इन्वर्जन शो करती है। द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून, जो स्पून का कर्व्ड सरफेस है उसको आप एक कर्व्ड मिरर मान सकते हो। ज़्यादातर कर्व्ड मिरर जो है उन्हें स्फेरिकल मिरर्स ही हम कहते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ स्फेयर। सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स वो मिरर होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है, जैसे कि ये वाला मिरर। अब ये वाला मिरर जो है इसमें हमने यहाँ पे पॉलिशिंग करी हुई है, ठीक है, तो जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो इस सरफेस पे होगा, ओके। अब क्या है कि यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड करके देखें तो ये एक सर्कल का पार्ट बना रहा होता है, इसलिए हम ऐसे मिरर्स को स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। और जो पार्ट, अब जैसे कि देखो ये मिरर है, इसको अगर मैं ऐसे सर्कल बना रही हूँ तो इस मिरर का ये वाला पार्ट जो है वो इस सर्कल के बनने में हेल्प कर रहा है,
तो यही वाला पार्ट आपका रिफ्लेक्शन करेगा। तो इससे भी आप याद रख सकते हो, और वैसे जनरली आप करोगे, प्रैक्टिस तो करते करते याद हो ही जाता है। ठीक है, नाउ वी कम टू द टॉपिक दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। अब यहाँ पे क्या है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर इस केस में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इस केस में स्फेयर का पार्ट तो ये बना रहा है, पर पॉलिशिंग यहाँ हो रही है, तो स्फेयर के बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहाँ स्फेयर के अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये स्फेयर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, पर ये मिरर ऐसे होते हैं कि इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें तो एक स्फेयर बन सकता है, तो उस बेसिस पे हमने इन्हें क्लासिफाई करा हुआ है। तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड्स, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ऐसे, अगर एक स्फेयर का मैं पार्ट मानूँ तो उसका कर्व इनवर्ड्स भी हो सकता है, मतलब अंदर की तरफ भी हो सकता है, और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे बाहर की तरफ भी हो सकता है स्फेयर के। तो इसी बेसिस पे हमारे पास दो तरीके के मिरर्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और भी होते हैं बट आपको सिर्फ कॉनकेव और कॉन्वेक्स ही पढ़ने हैं। द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स है, जैसे ये वाला है, ये वाला जो इसका कर्व्ड सरफेस है वो स्फेयर के अंदर वाली तरफ है, फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर, सेंटर ऑफ द स्फेयर की तरफ उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेस कर रहा है, इट इज़ नोन एज कॉनकेव मिरर। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। अब इसका मैंने सर्कल बनाया, अब इसका कर्व कहाँ है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो स्फेयर के आउटवर्ड्स है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इट इज़ नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये स्कीमेटिक डायग्राम है, और जहाँ पे शेडेड वाला रीजन है वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। इसको मैं हम बहुत आसान तरीके से आप देखो, ये ऐसे मिरर है, इसके पीछे हम पॉलिशिंग करके दिखाते हैं। सिंस इट इज़ एनसीईआरटी, इन्होंने ऐसे पॉलिशिंग करके शायद आगे दिखाया हो, आगे भी नहीं दिखाया, आगे भी नहीं दिखाया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये ब्लैक वाली लाइन जहाँ पे बनाई है ये आपका मिरर है, और ये जो सिल्वर वाली लाइन है ये यहाँ पे उन्होंने पॉलिशिंग दिखाई हुई है। बट आप जब नोटबुक में बनाओगे तो आप ऐसे लाइंस बनाते हो, ऐसे मिरर बना के ऐसे ऐसे लाइंस बनाते हो ताकि पता चले कि यहाँ वाली साइड पे पॉलिशिंग है। ऐसे मिरर होते हैं कॉनकेव मिरर, और यहीं इसका ऐसे उल्टा बनाओगे और पॉलिशिंग तब भी इस साइड, पॉलिशिंग राइट हैंड साइड ही रहेगी मिरर की, आपको बस शेप चेंज करनी है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी लेफ्ट हैंड साइड ही रहता है। ठीक है, तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। यू मे now understand that the surface of spoon curved inwards approximated to be a concave mirror, और जो outwards होता है उसको हम convex mirror मान सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ टर्म्स होते हैं जो आपके मिरर्स से रिलेटेड होते हैं, जो आपको पता होने चाहिए, और यहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, इससे पहले आप जो पढ़ रहे थे वो इतना बेसिक था, वो ज़्यादा कुछ नहीं था, ये आपने पहले ही भी पढ़ा हुआ था, इतना कुछ इसमें नया नहीं था, और अगर था भी तो ज़्यादा कुछ याद करने लायक नहीं था। बट अब आपको लगा लो मेन चीज़ शुरू हो गई है, दैट इज़ ये कुछ टर्म्स, इसके बाद ये कैसे मिरर, दोनों हम मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे ये मिरर इमेज फॉर्म करते हैं, और फिर कहाँ ये रियल लाइफ एप्लीकेशन करते हैं, फिर हम मिरर के बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम ये मिरर ही कंप्लीट करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर्स में सबसे पहले क्या होता है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। तो जैसे कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका ये वाला जो सेंटर वाला रीजन है, ये जो सेंटर वाला रीजन है, इसको हम पोल कहते हैं, और जब हमें इसे रिप्रेजेंट करना होता है हम इसे लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी फॉर पोल। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर। ये मैंने आपको बताया कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर का, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, वो एक स्फेयर का पार्ट फॉर्म कर रहा होता है। दिस स्फेयर हैज़ अ सेंटर। अब इस स्फेयर का एक सेंटर भी होता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसे हम सेंटर, ये वाला पॉइंट होता है, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और डिस्टेंस तो खैर मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे मेजर करते हैं, अभी आप यही देखो कि ये वाला पॉइंट होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, यहाँ पे इधर है ना, तो यहाँ पे क्या है, बस फ़र्क कितना होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। कॉनकेव के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होता है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, लेकिन
कॉन्वेक्स के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होता है, मतलब जहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होता वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो आपका इधर हो रहा है। ठीक है, ये आप आगे और अच्छे से समझ जाओगे रे डायग्राम्स जब आएंगे तो। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारा ये मिरर है, ये आपका कॉन्केव हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स हो गया, सेंटर मोस्ट पॉइंट पी फॉर पोल, सेंटर ऑफ मोस्ट पॉइंट पी फॉर पोल। फिर ये जिस स्फेयर का पार्ट कर रहा है इसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, प्लीज नोट दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। कॉन्केव के केस में उसके सामने ही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। However, it lies behind the mirror in case of convex. Convex के केस में मिरर के पीछे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यू में हाँ, ये यहाँ पे उन्होंने ये रीज़न मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अब द रेडियस ऑफ स्फेयर which reflecting surface of a mirror forms a part, this is known as radius of curvature. Radius of curvature और center of curvature में ज़्यादा फर्क नहीं है। center of curvature center most point को बोलते हैं, और जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं उस डिस्टेंस का नाम होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे आप r से रिप्रेजेंट करते हो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर आप कह सकते हो कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका जो स्फेयर का जो पार्ट होता है जिसका मिरर, उसका जो रेडियस है। ठीक है, इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक लाइन होती है आपकी जो पास कर रही होती है पोल से, और पोल के साथ ही साथ आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी, और इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये इमेजिनरी लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन ये हमें रे डायग्राम्स बनाने में और काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक मिरर लेना है और एक पेपर लेना है, और उस मिरर को आगे पेपर के पकड़ के रखना है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे पेपर विल स्टार्ट टू बर्न। ये काम आपको धूप में करना है। अब ये जला क्यों? द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज्ड एट अ शार्प पॉइंट एज द इमेज। जैसे यहाँ पे ये सन की रेज है, तो ये सन की रेज आई और ये इस मिरर पे पड़ी, और मिरर के सामने आपने रखा हुआ था पेपर। अब ये सारी रेज आके मिरर के फोकस पे कन्वर्ज हुई, और उस फोकस पे आपने एक पेपर रख दिया। फोकस पे मतलब एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो गए मतलब मिल गई। ये सारी रेज आके एक पॉइंट पे आके मिल गई, और इस पॉइंट पे आपने पेपर रखा हुआ था। तब क्योंकि सारी रेज पॉइंट पे आके मिल गई तो बहुत तेज़ हीट प्रोड्यूस हुई, जिससे आग लग गई, पेपर ने फायर कैच कर ली। इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। इन शॉर्ट, फोकस बिना इसके भी समझाया जा सकता था। ये जैसे आपका कॉन्केव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस जो आपका होता है उसमें आपका जो ये वाला पॉइंट है, जो स्फेयर का सेंटर पॉइंट होता है, सॉरी मिरर का सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम पी फॉर पोल कहते हैं। फिर इस स्फेयर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कहते हैं। फिर इसके बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बाकी क्या होता है आपका कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके हाफ डिस्टेंस में आपका एक एफ पॉइंट लाई करता है। इस एफ पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। तो ये आपके सारे कंपोनेंट्स हो गए, सारे पार्ट्स हो गए मिरर के। मिरर में हमने पोल पढ़ा, फोकस पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा और रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा। ठीक है, ओके, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स का है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, आपने फोकस को या आपने प्रिंसिपल फोकस का है, तो आप चाहे फोकस बोलो चाहे प्रिंसिपल फोकस बोलो, बात सेम होती है। यहाँ से पढ़ लेते हैं। द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने क्या किया, हमने सेम एक्टिविटी रिपीट करी और हमने कॉन्केव की जगह कॉन्वेक्स मिरर लिया। इस केस में क्या हुआ, जब रेज आई वो यहाँ से आई और इधर रिफ्लेक्ट होके चली गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सारी रेस तो ऐसे ऐसे निकल गई, ये किसी एक कॉमन पॉइंट पे तो आगे जाके मिली ही नहीं, पर ये मिरर के पीछे मिली। और मिरर के पीछे जहाँ पे ये रेस हमने मिली
वो उसको पॉइंट को हमने बोला फोकस। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों ही मिरर के पीछे लाई करते हैं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन कॉन्केव के केस में दोनों ही मिरर के आगे लाई करते हैं। ठीक है, ये रेस कैसे आई और इनको ये कन्वर्ज ही क्यों करी, डाइवर्ज क्यों नहीं करी, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ पे एक रे आई, अब यहाँ पे हमने इस मिरर के रिफ्लेक्ट में एक 90 डिग्री बनाया। अब ये जो एंगल हुआ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, तो अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट आया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो मतलब बेसिकली आपकी जो रेज होगी वो जितने इस एंगल के है उतना ही एंगल बना के वापस जाएगी। तो ऐसे ही हमारे सारी रेज उन्होंने बनाई हुई है और ऐसे ही मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर देते हुए ही बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और स्फेरिकल मिरर इज लार्ज एंड स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बड़ा होता है, स्फेरिकल होता है। द सरफेस हैज़ अ सर्कुलर आउटलाइन। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका जो डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जैसे ये पूरा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायामीटर, ये पूरा हो गया, इसको हम कहते हैं अपर्चर। इन फिगर 10.2 डिस्टेंस एम एन रिप्रेजेंट्स अपर्चर। ये जो एम एन है ये रिपर्चर है, बेसिकली आपकी जितनी मिरर की लेंथ है उसको इन्होंने अपर्चर बोल दिया है। ठीक है, फिर एक रिलेशनशिप होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, कि स्फेरिकल मिरर्स के केस में जिनका अपर्चर छोटा होता है, मतलब ज़्यादा लंबे बड़े बड़े स्फेरिकल मिरर्स नहीं होते हैं, उस केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस होता है फोकल लेंथ के। ठीक है, इसका मतलब ये कि प्रिंसिपल फोकस जो है वो स्फेरिकल मिरर के केसेस में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। तो जैसे यहाँ पोल है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ में ही आपका प्रिंसिपल फोकस होता है। तो अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 5 सेंटीमीटर है तो इधर का 2.5 और इधर का 2.5 डिस्टेंस होता है। उसके बाद आता है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के केसेस में आपको फिर से कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं कि आप ये स्टेप्स रिपीट करो, बट उन एक्टिविटी से ज़्यादा इजी आगे का टॉपिक है। ठीक है, ये हम बाद में ओके। तो ये जो आगे का टॉपिक है दिस विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रॉबेबली हम मिरर्स ख़त्म कर दें और उसके बाद रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक पे आ जाएं। तो मिरर्स के केसेस में रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सरफेस। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम होता है। उसके बाद जो नॉर्मल लाइन हम बनाते हैं मिरर के रिस्पेक्ट में, जो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तीनों की जो लाइंस होती हैं, रेज होती हैं बेसिकली, ये सेम प्लेन में लाई करती हैं। ये हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। फिर हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़े, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के कंपोनेंट्स पढ़े। इसमें इनमें अपर्चर होता है, ठीक है, फोकस होता है जिसे हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फिर पोल होता है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 2 टाइम्स होता है फोकस के। ठीक है, एक चीज़ और बता देती हूँ, पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस है फोकल लेंथ के, या फिर फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 है। ठीक है, if you have any doubts you can ask in the comment section, and in the next part we'll continue with the next topic of the chapter. And thank you so much. Bye.